तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार बायो सावर्ट लॉ का जो आपका डेफिनेशन है और उसका जो एक्सप्रेशन है उससे कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं, कई बार इसको डिफाइन करने को आ जाता है। बट जो इसका सबसे मेन पार्ट है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, जिसमें कि आपके दो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लूप। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहले इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन भी हुआ करता था, बट अभी ना ही वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, ना ही वो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा। ठीक है, अब बायो सावर्ट लॉ को हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं और इसके बाद आप बायो सावर्ट लॉ को कभी नहीं भूलने वाले। देखिए, बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पर आपको एक टेढ़ा सा वायर दिख रहा है। इस वायर की वजह से पी पॉइंट पर, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके बारे में जानकारी देता है। अब ध्यान से सुनो, मान लो कि इस वायर में आई करंट जा रही है। कितनी करंट जा रही है? आई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन लो, इसमें ये वाला पोर्शन, इतना इतना पोर्शन जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये इस पोर्शन की जो लेंथ है वो कितनी है? डीएल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और करंट कितनी जा रही है उसमें? आई। तो जो ये पर्पल कलर का आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट और इसका नाम होता है आई डी एल। यानी कि डीएल बोले तो उसकी छोटी सी लेंथ, और आई है जो उसमें करंट जा रही है, तो उसका नाम क्या होता है? करंट एलिमेंट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पहली बात, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो करंट एलिमेंट, एलिमेंट बहुत छोटा सा था ना डीएल, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी बहुत छोटी सी होगी। वो किस किस पे डिपेंड करती है? पहला, आई पे, जितनी ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा किस पे डिपेंड करती है? डीएल पे। डीएल क्या है? यानी कि जो हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं ना यहाँ पर, ये आखिर इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तीसरा, डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या कर देंगे यहाँ पर? 1/r²। ऐसे, यानी कि हम जितनी दूर जाएंगे, यानी कि आर जितना दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा कम होगी। और वो ऑब्वियस सी बात है, आप क्लास 10th में भी ये चीज़ें पढ़ के आए। और लास्ट, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, ये जो एंगल है ना थीटा, इस पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली। तो इन चार जो एक्सप्रेशन है, जब हमको मिलाते हैं तो बाई इक्वेशन 1 2 3 4, तो अपना क्या बन जाता है? इस साइड रहेगा डी बी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है? देखिए, आई है ऊपर, डी एल है और साइन थीटा है, पक्का। अपॉन में क्या है आपका? r²। और जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, और उस कांस्टेंट का नाम होता है μ0/4π। दिस इज द कांस्टेंट। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/ε0 होता था, ऐसे यहाँ पर भी होता है। और यहाँ पर लिख देंगे आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बायो सावर्ट लॉ। यानी कि बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? इट गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पे ड्यू टू द करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट आप जानते हैं उसका नाम क्या होता है? आईडीएल। करंट एलिमेंट क्या हुआ? एक छोटा सा ऐसा लेंथ जिसपे कि करंट बह रही है। यहाँ पर बात आती है कि ये μ0/4π क्या कोई वैल्यू होती है? हाँ भाई, होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। जब न्यूमेरिकल्स पर रखेंगे तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ भी लीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड द साइन ऑफ, देखो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू दैट पॉइंट। यानी कि करंट एलिमेंट जो अपना पर्पल वाला था और आर, इनके बीच का जो साइन एंगल है
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r²। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बायो सावर्ट लॉ कंप्लीटली आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ। अब देखिए जैसे ही हम एप्लीकेशंस में जाते हैं, सबसे पहला जो अपना एप्लीकेशन आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लूप। ठीक है, और ये आपके मैग्नेटिज्म का वन ऑफ द टफेस्ट डेरिवेशन भी माना जाता है। बट आज इस डेरिवेशन को हम इतने शॉर्ट में और इतने सिंपल तरीके से देखेंगे कि आप बोलेंगे ये तो बहुत ईजी डेरिवेशन था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ हम हाईलाइट कर दें। मान लीजिए कि यहाँ पर एक करंट एलिमेंट है, एक आपका सबसे पहले तो एक लूप है। ठीक है, इस लूप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो रेडियस है ना वो ए है, अभी आर मत कहिएगा। इसका सेंटर ओ है और हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये है अपना पी पॉइंट यहाँ पर। ठीक हो गया, जो कि सेंटर से कितने की दूरी पे है, एक्स की दूरी पे है। मान लीजिए जो ये डिस्टेंस है ये आर है। या आर कौन सी डिस्टेंस होती थी, यहाँ पर मैं एक ये ले रहा हूँ, देखो छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ, इसका नाम है डी एल। और इस लूप में मान लो जो करंट बह रही है वो बह रही है आई, और छोटा सा एलिमेंट कितना लिया, डी एल। तो करंट एलिमेंट का नाम क्या हो गया, आई डी एल। और आई डी एल और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते थे, स्मॉल आर बोलते थे। इसीलिए मैंने रेडियस को आर ना लेके ए लिया है। हर बुक में रेडियस को ए ही लिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अपने को जानना जरूरी है, जो कि डेरिवेशन में बाद में आएंगी। इसको आप पहले ही कर लीजिएगा, तभी ये डेरिवेशन अपने को टफ लगता है, क्योंकि हम किताब के हिसाब से चलते हैं। अभी आप शांति से डेरिवेशन देखिए क्या होता है। सबसे पहले इस पॉइंट को आप मानिए ए, और ऐसे इस पॉइंट को मानिए बी। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर कुछ एंगल अपने को ड्रॉ करने होते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल कितना है, एल्फा। कितना एंगल है, एल्फा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आपको ये तो पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है। मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको बस ज्योमेट्री, क्योंकि कई सारे बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता। मैं रटवा सकता हूँ पर थोड़ा तो अपने को क्लियरिटी होनी चाहिए, वरना वो तो फिर फिजिक्स रटाना हो गया एक तरीके से। ये कितना होता है, 90। और ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो ये भी कितना होता है, 90। देखिए ध्यान से सुना, अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। और ये पूरा अगेन 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। यानी कि 90 से 90 कट गया और माइनस माइनस प्लस आ गया, यानी कि ये एंगल भी क्या हो गया, अल्फा। कई सारे बच्चे ना ऐसा ड्रॉ बना देते हैं, ये करते हैं यहाँ से ऐसे ले जाते हैं और उसको सीधा आगे ले जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने एक बार किया होगा आपने देखा होगा, कई बार ऐसा भी पढ़ा दिया जाता है। ये पूरी तरीके से गलत होता है, ये यहाँ पर से ऐसे न जाके टेढ़ा करके थोड़ा जाता है। ठीक हो गया, और ये जो एंगल होता है, इसीलिए बच्चे कहते हैं अगर ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होना चाहिए, जबकि ये अल्फा नहीं होता है वहाँ पर। क्या मैंने ये वाला एंगल को अल्फा लिखा इधर पे, नहीं लिखा। आई बात से, मैंने ये वाले एंगल को अल्फा लिखा। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताई, मैं ये चीज़ों को पहले इरेज कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब हम रटेंगे। आप समझ लिया, अब कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक कोई भी चीज़ हम लिखें ना उसके पीछे का लॉजिक अपने को क्लियर होना चाहिए। बेशक हम उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट ना करें, वो हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो इस एंगल को मैंने क्या बोला, दिस इज माई एंगल अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा भाई। ठीक हो गया, अब ध्यान से देखना, ये नहीं होता है अल्फा, इसको मत कह देना अल्फा, ये दिस इज नॉट अल्फा। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ पर सबसे मेन सिखाने वाला था आपको। अब आपने देखा होगा कि जब हम कोई एक एक्सिस लेते हैं और यहाँ से एक रे डालते हैं, और ये अगर इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो जो जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, मान लो ये एफ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ कॉस अल्फा। और जो उसके परपेंडिकुलर में होता है वो क्या होता है, एफ साइन अल्फा। यानी कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कितना लेते हैं, कॉस लेते हैं। अब बात करूँ यहाँ पर एंगल किसके साथ बन रहा है, एंगल तो भाई इसके साथ बन रहा है ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो इसको कहते हो डी बी। डी बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। ठीक है, या इसको डी बी वन कह दो और इसको कहते हो डी बी टू। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी। ठीक हो गया, अब देखो तो इसके साथ क्या अल्फा एंगल बन रहा,
तो जिसके साथ अल्फा एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा DB1 कॉस अल्फा। ऐसे ऊपर किसके साथ अल्फा बन रहा है इधर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, DB2 कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा के परपेंडिकुलर में जो होता है उसको साइन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर जो परपेंडिकुलर पे है वही आगे वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, DB1 साइन अल्फा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी DB1 साइन अल्फा। ठीक है, और ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, DB2 साइन अल्फा। यही तो होगी, कॉस अल्फा वाला ऊपर चलेगा, साइन अल्फा वाला यहाँ को जाएगा। अब देखो, नीचे वाले की वजह से भी साइन अल्फा यहाँ को जा रहा था, ऊपर वाले की वजह से भी यही को जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब नेट इन दोनों के प्लस की ओर को मिलेगा, क्योंकि पहले वाले की वजह से भी यहाँ को, दूसरे वाले की वजह से भी यहाँ को, तो जो नेट होगा उसके लिए हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखेंगे, इतना ड्रॉप ने बनाना है, अगर हमने इतना ड्रॉ बना दिया फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं पहले इसको मिटा दूँ, या किसी काम का नहीं रहा, ये जस्ट उस टाइम पे समझाने के लिए था। ठीक हो गया, तो ये आपका ड्रॉ है। आप चाहें तो अब इसको याद कर लें या आप इसको समझ लें। अब देखो डेरिवेशन कितना इजी बनता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट ए। करंट एलिमेंट ए की वजह से पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है बताओ। ए की वजह से कितना है, यहाँ पर मैंने बता रखा है कितना है, DB1। तो DB1 बराबर, ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, ठीक है, अपॉन R²। अब आप बोलेंगे साइन थीटा क्यों लिया फिर हमने, यहाँ पर तो अल्फा लेना चाहिए था। असल में थीटा यहाँ वाला नहीं है, थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला, कि जो आइडियल, अगर मैं आपको समझाऊँ तो मान लीजिए लूप है हमारा, रोज ये एग्जांपल बनता है। मान लो ये लूप है, ठीक है, इस लूप से एक ऐसे करके रे जा रही है। अब लूप का जो टेंजेंट होगा वो कैसे होगा, ऐसे, और रे कैसे जा रही, ऐसे। तो इसके और इसके बीच में तो 90 का ही एंगल है ना, तो यहाँ पर जो एंगल होता है ना थीटा, वो 90 डिग्री होता है। आप चाहें तो इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट टाइम है आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेयर एंगल बिटवीन, क्योंकि अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब तो आपको विजुअलाइज करना बनता है। ठीक है, जो मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा उनमें मैं सब में विजुअलाइज कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो मेरे को जो मिला मैंने वही करवा दिया, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर होके नहीं आया था कि आपको बहुत प्रॉपरली विजुअलाइज करवाना है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, देखो इस पे जो टेंजेंट पड़ेगा वो ऐसे पड़ेगा, और जो नॉर्मल जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो ऐसा और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, बाकी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, बट एग्ज़ाम आपके नज़दीक है और मैं एग्ज़ाम सेंटर्ड वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सीधे यहाँ पर लिखाऊंगा कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड DS वेक्टर, सॉरी डी DL वेक्टर। ये ई क्यों लिख रहा हूँ, मैंने गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख दिया, हेयर सीधा लिखो, एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो DB1 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 अपॉन R²। आई बात समझ में। और साइन 90 की वैल्यू अपनी कितनी होती है, 1 होती है, तो ये वैल्यू के बदले 1 लिख देंगे। कितना आंसर आ जाएगा अपना, ये यहाँ से ये आ जाएगा DB1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R²। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1।
अब ऐसी जैसे मैंने ए की वजह से निकाला, ऐसे ही बी की वजह से निकालूंगा, बट अब मैं उतना बड़ा नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे सिमेट्री दिख रही है। अगर ऊपर को रेडियस ए है तो नीचे को भी रेडियस ए होगा, इधर पे भी दूरी आर होगी, तो पूरा का पूरा तो सेम है। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट बी वेक्टर, ठीक है, या करंट एलिमेंट बी। इसकी वजह से कितना होगा बताओ, बी की वजह से, अगेन डी बी टू कह दो इसको, वेक्टर क्वांटिटी होती है, बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, सेम टू सेम, क्योंकि पूरा तो सेम ही था, मैंने साइन थीटा वगैरह कुछ नहीं लिखा। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप बढ़िया से इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, क्या दोनों बराबर हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो डी वेक्टर है वो किसके बराबर है? डी डैश वेक्टर के बराबर है। दोनों आपस में बराबर है। आपको अगर डेरिवेशन बड़ा करना है तो जैसे मैंने dv1 निकालने के लिए ऊपर किया नहीं, ऐसे ही आप यहाँ पर dv2 भी निकाल सकते हैं। dv1 बराबर कितना है? dv2 है, सॉरी, आप सेम टू सेम ऐसा कर सकते हैं। तो dv1 बराबर dv2, तो कैसे हो जाएगा अभी बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ बच्चे फंसते हैं, अब मैं वो लिखाने वाला हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब dv के दो कंपोनेंट हैं, dv1 और dv2 बराबर है, कॉस अल्फा बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। क्या एक दो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि इनका वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो हमको नेट मिलेगा वो किसकी ओर को मिलेगा? साइन अल्फा की ओर को मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? एस dv1 इज इक्वल टू dv2, देन द कॉस कंपोनेंट या कोसाइन कंपोनेंट, कॉस को कोसाइन कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ dv1 एंड dv2, जो कि क्या है? dv1 कॉस अल्फा और dv2 कॉस अल्फा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये सेम लिखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, hence cancel out each other, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड will obtained in the direction of साइन वैल्यू या साइन अल्फा। यानी कि अपने को कितने की वजह से कहाँ को मिलेगा नेट? साइन की ओर को। क्यों? देखो ध्यान से देखना, जो dv1 और dv2 बराबर है और कॉस अल्फा बराबर हो गए, एक चढ़ रहा है ऊपर को, एक चढ़ रहा है नीचे को, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर देंगे। साइन वाले में सोचो तो अगर बाई चांस कोई एक और एलिमेंट होता db3, वो भी तो आगे कोई जाता, db4 भी आगे कोई जाता। सोचो ना, यहाँ की क्या सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे? नहीं, अगर पूरा लूप है उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ही db1 db2 db3 ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी और सब कहाँ को जाएंगी? आगे की ओर को, यानी कि साइन अल्फा की ओर को जाएंगी। तो अगर अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी कि बी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? dv1 प्लस dv2 प्लस dv3 प्लस dv4 सबको जोड़ना पड़ेगा।
और आपको पता है कि जब फिजिक्स में जोड़ने में दिक्कत होती है तो हम मैथ्स यूज करते हैं, यानी कि हम इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? डीबी का करेंगे। और किसकी डायरेक्शन में करेंगे? साइन एल्फा की डायरेक्शन में करेंगे। अब चूंकि db1 लिख दो या db2 लिख दो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो हमने किसी भी एक का db1 या db2 का इंटीग्रेशन किया किसके डायरेक्शन में? साइन एल्फा की डायरेक्शन में। तो क्या कैसे होगा भाई? ये देखो, b बराबर db की वैल्यू कितनी है ऊपर से देखो, यहाँ पर ये db1 या db2 दोनों बराबर है। तो कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन एल्फा तो साइन एल्फा है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, हम निकालेंगे साइन एल्फा। साइन एल्फा जरा फिगर पे देखो तो, क्या साइन एल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है? ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको लंब बट्टे कर्ण, आप पढ़ के आए हुए हैं। अब इस एल्फा के लिए लेंथ कितनी है? ठीक आगे वाला, यानी कि ए। और हाइपोटेनियस तो अपने को पता है भाई, ये आर है, ये है हाइपोटेनियस। तो ए अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा? साइन एल्फा बराबर ए अपॉन आर। अब बात करते हैं यार, ये आर है कितना, हम आर तो बोल रहे हैं, क्या मैं इधर पे पाइथागोरस भी लगा सकता हूँ? देखो ये 90 है, 90 के ठीक आगे वाले को कहते हैं ना आर, हाइपोटेनियस ये। तो पाइथागोरस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर मैं एक बार बना भी देता हूँ अगर किसी को दिक्कत हो रही है। ऐसे तो जा रहे हैं, ये आर है, यहाँ पे ए है, और ये कितना है? एक्स है। तो लगाओ तो पाइथागोरस, और यहाँ पर ये 90 बना रहा है भाई। तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाता है? 1/2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। आई बात समझ में? सो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। बी बराबर म्यू नॉट बाहर ले लो अपॉन 4 पाई बाहर ले लो। ठीक है, अब साइन अल्फा के बदले कितना लिख दो? इसके बदले कितना लिख दो? अभी ऊपर निकाल रखा है ए अपॉन आर, तो ए भी बाहर ले लो भाई। अब देखो आर स्क्वायर और आर, तो कितना हो गया? आर का क्यूब भी बाहर ले लो। तो यहाँ पर बचा क्या? इंटीग्रेशन डीएल। ठीक हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब हो गया ना? हाँ सही है। तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हाँ कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? मैंने पहले भी बताया था, डीएल बोले तो बहुत छोटा लेंथ, डीएल का इंटीग्रेशन एल। अब डीएल क्या था? देखो डीएल इस सर्कल का, यहाँ पर एक सर्कल बना है, इस लूप का एक छोटा सा एलिमेंट था। और छोटा सा एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा एलिमेंट। और मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है वो? उसके सरकमफेरेंस के बराबर। और अगर उसका रेडियस ए है तो उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई ए। बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, 2 पाई आर लिख देते हैं, यहाँ पे मैं रेडियस ए लेके चल रहा हूँ। तो बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? म्यू नॉट ए अपॉन, देखो 4 पाई। अब बात आई आर क्यूब कितना लिखे, अगर आर इतना है तो दोनों साइड क्यूब कर दो। तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? यहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 का होल क्यूब। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3/2। तो कितना लिख दो? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया, इंटू 2 पाई ए। एंड आवर फाइनल आंसर विल बी, आगे देखो क्वेश्चन, बी बराबर म्यू नॉट, ठीक है, 2 आगे लगा दो, पाई ए स्क्वायर अपॉन, आप चाहो तो 2 से 4 भी काट सकते हो, 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और बहुत ज़्यादा एग्जाम आते हैं। ये कई लोगों को गलत भी लग सकता है, मतलब समझ में नहीं आ सकता। इसमें क्या किया मैंने?
दोनों साइड क्यूब किया तो आर क्यूब बराबर ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर 1/2 का क्या लगा दिया मैंने, होल क्यूब लगा दिया। ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये तो 9th में सीख के आए हो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 3/2 पूरा ही बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एनी लूप। और यहाँ पर हमने पूरा कर दिया। अब ये जो डेरिवेशन है देखो नॉर्मल सा था, पहले हमने ए की मदद से निकाला बी पॉइंट पे क्या होगा, फिर हमने बी की मदद से निकाला पी पॉइंट पे क्या होगा, उसके बाद तो दोनों वैल्यू बराबर थी। फिर हमने देखा कि भाई इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं। इसका देखिए डायग्राम ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर अल्फा लेना है क्या लेना है। अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम पे हमें जो बेटर है वो करता है। बाकी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कोई जो भी तैयारी करेंगे इन फ्यूचर, उसके लिए तो आपको डिटेलली पढ़ना ही पड़ेगा। बट अभी एग्जाम नज़दीक है, बहुत सारा सिलेबस है, तो मैं सीधी बात कहूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, अदरवाइज जितना नहीं हो रहा है तो उतना जितना फिगर याद हो सकता है फिगर याद कर लीजिए, या कोई स्टेटमेंट याद नहीं हो रहा है तो उसे याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार याद भी कर लेंगे ना, कई बार ऐसा होता है कि आज समझ में नहीं आया बट आज से 5 दिन बाद अचानक से समझ में आ गया कि अरे ऐसा इसलिए किया था। तो ऐसा भी कई बार होता है। ठीक हो गया, क्योंकि अपनी जब सेल्फ लर्निंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो अपना सोचने का नज़रिया होता है वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। चलिए, आई होप ये वाला डेरिवेशन आपको आ गया होगा। दूसरा वाला डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, और सेंटर ऑफ लूप यहाँ का सबसे इजीएस्ट डेरिवेशन है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये लूप है, इस लूप में आपकी करंट आ रही है आई। ठीक है, इस लूप का जो रेडियस है, अभी ए नहीं ले रहा हूँ मैं, रेडियस आर ले रहा हूँ, सिर्फ उसमें था। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा लेंथ ले रहा हूँ, ये मैंने डार्क कर दिया इससे, ये छोटा सा मैंने लेंथ लिया, इसका नाम है डीएल लेंथ। क्योंकि इसमें आई करंट भी जा रही है तो करंट एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, आईडीएल। अब देखो एंगल कितने हैं, देखो आईडीएल ऐसा है ना, ये है, इस पे ऐसा जैसा गया है, इसी को तो टेंजेंट कहते थे, जो सिर्फ एक बार टच करता है। तो आईडीएल किसका काम भी कर रहा है, टेंजेंट का भी काम कर रहा है। देखिए, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री, हम ये भी जानते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर 90 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर आप अच्छा बना देंगे, यानी कि कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा और लंबा बना दो, ये हो गया। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 90 है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, यहाँ पे हमने निकालना है। देखिए छोटा सा डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट। क्या बोलता है बायो सावर्ट, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर, एस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। या आप लिख सकते हो, ठीक है, जिसको पूरा लिखना है कि एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर इज 90। तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो डी बी बराबर कितना हो गया यहाँ से, डी बी वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल सा था, खाली स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं ताकि बहुत छोटा भी ना लगे। अगर अपने को बी वेक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, डी बी वेक्टर का। तो भाई कर लो, क्या दिक्कत है। तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होगा बी। तो कितना हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट बाहर निकलेगा, 4 पाई बाहर निकलेगा, आई भी बाहर निकल गया और आर स्क्वायर भी बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, डी एल।
डीएल बोले तो बहुत छोटा लेंथ, अभी बताया था डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है एल, और एल बराबर क्या लिखा था ऊपर वाले में 2 पाई ए, बट यहाँ रेडियस आर है तो 2 पाई आर। एल होता है लेंथ ऑफ सर्कल यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो बी बराबर कितना हो जाएगा फिर यहाँ से, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ठीक है, पाई से पाई कट जाता है, 2 से 4 2 टाइम कट गया, आर से एक आर स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया बी इक्वल टू, ऊपर बचा म्यू नॉट आई और नीचे हो गया 2 आर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर से देखिए बी वेक्टर, ये आपका एक्सप्रेशन ही आ गया, सॉरी मैं फ्लो में दूसरा केस करा रहा था, वो केस है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक केस डाल देंगे, इफ कॉइल हैज एन टर्न, जरूरी है मान लीजिए उसमें एन फेरे हैं, एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरे, ऐसे। अगर पहले टर्न में आई करंट है तो दो टर्न में कितनी हो जाएगी 2 आई, तीन टर्न में कितनी हो जाएगी 3 आई, ऐसी एन टर्न में कितनी हो जाएगी एन आई। तो यहाँ पर इफ कॉइल हैज एन टर्न, उस केस में जो आपकी बी की वैल्यू होगी हो जाएगी म्यू नॉट आई के बदले कितना लिख दो एन आई अपॉन 2 आर, एंड दिस विल बी द आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बी वेक्टर। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारा पूरा बायो सावर्ट लॉ कंप्लीट होता है जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में है 2024 एंड 25 के लिए। ठीक है, आई होप ये छोटा सा डेरिवेशन था आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, पहले डीबी था, डीबी में फिर साइन थीटा को 90 कर दिया, फिर बी निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी जैसी क्या फालतू चीज़ें सब बाहर निकाली, अंदर सिर्फ डीएल रखा, डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल की वैल्यू 2 पाई आर, जो वैल्यू कट सकती थी वो करके आंसर आ गया। अगर एन टर्न है तो पूरे डेरिवेशन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऊपर वाला तो थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत अच्छा डेरिवेशन था। इसमें जो मैंने ब्लैक पॉइंट से ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि बिना इसके मार्क्स वहाँ पर नहीं मिलते, ये वाला। ठीक है, कि DB1 और DB2 अगर बराबर हैं तो क्या होगा, इनका जो कॉस कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो जो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो किसके डायरेक्शन में मिलेगा, साइन थीटा के डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, जिसमें कि हम किसी दूसरे टॉपिक को, मैं सोच रहा हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स के कुछ टॉपिक लाऊं, उसको टॉपिक वाइज हम डिस्कस करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।